हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमास जेआरएफ मंत्रा पर। और आज हम अपनी सेकंड वीडियो डालने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज के ऊपर, जिसके अंदर 10 इयर्स पीवाईक्यू सीरीज जो है वो हम सीरीज जो है वो हमने चालू कर रखी है, जिसके अंदर 2015 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज जो है वो हम करेंगे। ठीक है, 2015 के अंदर जो पहला हमारा था जून की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो मैं उसकी वीडियो जो है रिकॉर्डेड मैं डाल चुकी हूँ। अब हम करने वाले हैं जून के ही सेकंड शिफ्ट का तृतीय प्रश्न पत्र 2015 का। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, हम जो है वो पूर्ण व्याख्या यानी कि सोल्ड पेपर जो है वो कर रहे हैं पूरी तरीके से। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अगर आप पीवाईक्यूज को सोल्व भी करते हैं और साथ में आप पीवाईक्यूज जो है वो सोल्ड पीवाईक्यूज जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपका जेआरएफ होने के से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ पीवाईक्यू से जेआरएफ हो जाएगा, नहीं, आपको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के क्लियर कर देंगे, नहीं। ठीक है, सारी चीजें साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, पीवाईक्यू हेल्प करते हैं, जेआरएफ करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं पीवाईक्यू। ठीक है, करें आज की क्लास को स्टार्ट। चलिए, तो इसके अंदर वही जून 2015 का द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो हम कर चुके हैं, और उसके बाद 2015 जून का तृतीय प्रश्न पत्र जो है आज हम करने वाले हैं। कल की हमारी वीडियो पीवाईक्यूज को लेके होगी 2015 में तृतीय प्रश्न पत्र के ऊपर। ठीक है, जो होगा दिसंबर का। अब इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? तो सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच में। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? गार्सा द तासी के द्वारा। नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेचर ए लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तान। ठीक है, इंदुई ए हिंदुस्तान। ठीक है, ये जो है हमारा इतिहास का सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच में लिखा गया था, किसके द्वारा? गार्सा द तासी के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखिए, पंडीय सरल सत वखाणे देह ही बिंद बसंत न जाने, इस काव्य पंक्ति की रचयिता कौन है? इस काव्य पंक्ति की रचयिता है सरपा। ठीक है, और हाँ, एक चीज बता देती हूँ, इस बार द लिटरेचर इन हिंदुस्तानी जो है ये 1839 में छपा था। दो भाग थे इसके, एक पहला जो है वो 1839 में, और दूसरा भाग जो है इसका वो 1847 ईस्वी के अंदर छपा था। ठीक है, और इसके अलावा देही बुद्ध बसंत न जाने, ये किसके है? सरपा के रचयिता सरपा जो है ये है, और इसको सरपा को एक प्रथम कवि माना गया है। प्रथम कवि माना गया है किसका? सिद्ध साहित्य का। ठीक है, सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि माना गया है। इसको किसके द्वारा माना गया है? सरपा को। हमने पिछले के अंदर भी किया था, देखिए ये रिपीट हुआ है पीवाईक्यू, पिछले वाले में भी था, ये माना गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, आचार्य शुक्ल का ये कथन निम्नलिखित में किसके द्वारा कहा? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये कहा गया है विद्यापति के बारे में। ठीक है, विद्यापति के बारे में कहा गया था। ये आदिकालीन कवि विद्यापति, इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इनको मैथिल कोकिल भी कहते हैं। ठीक है, मैथिल कोकिल कहते हैं, ये शैव थे। और इसके अलावा इसके बारे में वो क्या कहा है? तो ये कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा इनको कहा है कि ये शैव थे, और उन्होंने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। उसके बाद विद्यापति श्रृंगारी कवि हैं, और जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, वो रचना कौन सी थी? वो रचना थी पदावली। ठीक है, अब आगे देखिए, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्णरत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई है? ये ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा। और उसके अलावा जो है, इसको मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। वर्णरत्नाकर को क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। किसका? मैथिली का। मैथिली का विश्वकोश से कहा जाता है वर्णरत्नाकर। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये दामोदर शर्मा की रचना है। ठीक है, राहुल बेल जो है वो रोड कवि की रचना है, और वसंत विलास जो है उसके रचनाकार अज्ञात है। ठीक है, आपको बताओ तो आप जरूर बताना। और इसको राहुल बेल जो है ना, इसको हिंदी का
प्राचीनतम चंपू काव्य माना जाता है, प्राचीनतम चंपू काव्य। ठीक है, आगे देखिए राजमती ने इसमें से किस काव्य कृति की नायिका है? तो राजमती जो है वो हमारी है बिसलदेव रासो की। ठीक है, बिसलदेव रासो की है, और बिसलदेव रासो जो है वो इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं नरपति नाल है। आई नो मुझे इसमें थोड़ा गैप रखना चाहिए था ताकि इतना वो ना हो, लेकिन अभी तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी। ठीक है, हम ज्यादा बड़े नहीं लेंगे, 6 क्वेश्चन एक साइड में ले रही हूँ, मैं 4 ले लूंगी ताकि थोड़ा सा इसमें हमको गैप मिल जाए। ठीक है, नरपति नाला के द्वारा रची गई। कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की है। आलाखंड जो है वो लिखा गया है जगनीक के द्वारा, और रणमल छंद जो लिखा गया है वो लिखा गया है श्रीधर व्यास के द्वारा। ठीक है, श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा गया। हाँ, ओके। उसके बाद देखिए शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? तो शाश्वती डायरी के लेखक हैं हमारे अगे। ऑप्शन 4 है ना, अगे। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो है हमारे शाश्वती डायरी के लेखक कौन है? अगे। ठीक है, उसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की डायरी का नाम है दिनकर की डायरी, साथ के साथ नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, और बच्चन सिंह की डायरी का नाम है प्रवास की डायरी, और रघुवीर सहाय की डायरी है दिल्ली मेरा प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित काव्य कृतियों में किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? तो मीराबाई का एक तो राम गोविंद है, नरसिंह जी का मायरा भी है, और गीत गोविंद टीका भी है। इसके अंदर प्रेम तत्व निरूपण जो है वो मीराबाई की रचना नहीं है, ये किसकी रचना है? ये है कृष्णदास की रचना। किसकी रचना है? कृष्णदास की। ठीक है, और उसके अलावा रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? किसने मिलाया है? पद्माकर, ऑप्शन 4। ठीक है, पद्माकर ने मिलाया है। और पद्माकर की महत्वपूर्ण जो है वो रचनाएं क्या क्या होंगी? देखिए, एक तो होगी हिम्मत बहादुर विरुदावली। ठीक है, और उसके अलावा जगत विनोद इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जगत विनोद। और इसके अलावा गंगा लहरी, जगत विनोद गंगा लहरी। ठीक है, गंगा लहरी, ये इनकी रचना है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो बिहारी ने बिहारी सचाई लिखा है, हम सबको पता है। घनानंद जो है इनका इश्क लता नाम की एक रचना इसके अंदर दी गई है, और देव की जो है वो जाति विलास रचना मानी जाती है। जैसे देव का जो है सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है वो आप बताओगे, जिसने भी अटेम्प्ट दे रखे हैं ना उनको पता होगा, और जिन्होंने तैयारी भी की है चाहे बेशक उनका नेट क्लियर ना हो, लेकिन उनको पता होता है इस चीज का। ठीक है, आगे देखिए कि कौन सी रचना देव की नहीं, कौन सी रचना इसके अंदर देव की नहीं है? भाव विलास तो है, ठीक है, भवानी विलास भी और अष्टयाम भी, इनकी रचना है। कवि कल्पतरु जो है वो देव की रचना नहीं है, ये रचना है किसकी? ये है चिंतामणि की रचना। ठीक है, देव कवि की नहीं है ये कवि कल्पतरु जो है वो चिंतामणि की रचना। और देव की रचनाएं फिर कौन कौन सी है? देव की रचना एक तो हो गया भाव विलास, एक हो गया भवानी विलास, एक हो गया अष्टयाम। उसके अलावा वृक्ष विलास, पावस विलास, जाति विलास, इस प्रकार से बहुत सारे विलास करके इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद देखिए सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, यह काव्य पंक्ति जो है वो किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है कबीरदास की। ठीक है, और कबीर की बाणी, कबीर की बाणी का हमको पता ही है, इनकी बाणियां जो है वो धर्मदास ने संग्रहित करी थी, जो इनके उत्तराधिकारी भी थे और इनके शिष्य भी थे। धर्मदास ने संग्रहित की थी, किसके नाम से? बीजक के नाम से। ठीक है, और धर्मदास ने बीजक के नाम से इनका संग्रह किया। कब किया? 1964 में। इसके 3 भाग हैं, पता ही है हमको, साखी, सबद और रामायण। ठीक है, उसके बाद श्याम सुंदर दास ने इसके अंदर एक बात बोली गई कि श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर रखा है। तो कबीर दास को रहस्यवादी कवियों के अंदर रहस्यवादी कवियों में रहस्यवादी कवियों में पहले स्थान पर किसको रखा है? कबीर को। माफ कीजिए, रखा किसने है?
पहले स्थान पर रखा किसने है? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने। आगे करते हैं, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? रोला छंद के अंदर लिखी गई। ठीक है, और लिखी किसके द्वारा गई है? नंददास के द्वारा। ठीक है, और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है हितरिवंश। ठीक है, सखी संप्रदाय भी जो है कहा जाता है इनको। इनकी कुछ रचनाएं हैं, हितरिवंश की रचनाएं कौन कौन सी है देख लीजिए, एक मिनट। सबसे पहले देखिए वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य को क्या माना जाता है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, पुष्टि मार्ग इनके द्वारा इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गोविंद स्वामी और छीत स्वामी, ये दोनों हमको बताइए अष्टचाप के कवि। जब अष्टचाप का जिक्र होगा ना तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे याद करना। ठीक है, और उसके अलावा हितवंश, हितवंश को ना इनका जो राधा वल्लभ संप्रदाय, इसको सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, और उसके अलावा देखिए, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? किसके लिए? केशवदास के लिए। ठीक है, उसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने और क्या बोला? एक तो ये बोला कि केशवदास को कभी हृदय नहीं मिला था। एक ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे, और एक संबंध निर्वाह की क्षमता केशव के अंदर नहीं थी। और केशव कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं, यानी केशव को ये याद करने वाली चीज है कि कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है उसको। कहा किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, अगला है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। इस काव्य पंक्ति की रचयिता कौन है? इस पंक्ति की रचयिता है कबीरदास। मुझे पता ही ये बिल्कुल नहीं लगी, मेरे को भी शुरू में जब मैंने करे थे ना तो मेरे को भी लगा था कि अमीर खुसरो की है, लेकिन अमीर खुसरो की नहीं है, कबीरदास की। ठीक है, उसके अलावा अमीर खुसरो की रचनाएं कौन सी? एक तो वो सजन सकारे जाएंगे, जो हमने बिल्कुल अपने यूनिट 1 का जब करे तो उसके अंदर आया था ना, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोएंगे बिना ऐसी रहन कर भोर कदम ना होए। ठीक है, एक तो वो। उसके अलावा नजीर अकबराबादी जो है, उनकी क्या है? उनकी है, कूक करूं तो जग हंसे चुपके लागे घाव, ऐसे कठिन स्नेह का किस विध करूं उपाय। यानी अगर मैं जोर से बोल के अगर अपने दर्द को बताऊं तो लोग हंसने लग जाते हैं, और अगर मैं चुप रहूं तो जो है वो मेरे मन के अंदर घाव लग जाता है। तो और इसलिए ये जो इतना कठिन प्रेम जो मैंने पाल लिया है, इतना कठिन स्नेह जो मैंने कर लिया है, इसका मैं क्या उपाय करूं? ये नजीर अकबराबादी जो है वो कहते हैं। और उस्मान का है, भीतर सरवर पुरैन पूरी देखत जाई होई दुख दूरी, फूले कवल सेत ओराते अति मकरंद पिए ही रसमाते। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, दैट्स वाई। ठीक है, हिंदू मग पर पाव न राख्यो का बहुत जो हिंदी बाक्यो, ये काव्य पंक्तियां जो है वो किस बोली के अंदर है? तो ये है अवधी काव्य के अंदर। ठीक है, अवधी काव्य के अंदर। और है किसकी ये है अनुराग बांसुरी की। अनुराग बांसुरी की है, और लिखी किसके द्वारा गई है? नूर मोहम्मद के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, इस पंक्ति की रचयिता कौन है? इस पंक्ति की रचयिता है आगे। ठीक है, और किस कविता से लिखा गया? तो आगे की कविता है नाच कविता, उस कविता से जो है वो ये पंक्तियां जो है वो ली गई। ठीक है, आगे करें। आगे देखिए, युग धारा की रचयिता कौन? युग धारा की रचयिता है सुमित क्या बोलते हैं, एक मिनट देख लेती हूँ मैं। हाँ, युग धारा की रचयिता है नागार्जुन। में सुमित्रानंदन पंत करने वाली थी, युगांत में कंफ्यूज हो गई थी, तो इसकी रचयिता है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन के अन्य कवि अन्य जो है वो है क्या? वो देख लीजिए, एक तो है अन्य कविता संग्रह, एक तो सतरंगे पंखों वाली। ठीक है, और उसके अलावा है तालाब की मछलियां। उसके अलावा है खिचड़ी विप्लव देखा हमने। और उसके अलावा क्या है? खिचड़ी विप्लव देखा हमने, और भूमिजा। ठीक है, खिचड़ा विप्लव देखा हमने और भूमिजा, ये किसकी है? नागार्जुन की रचयिता है। और बात की जाए सुमित्रानंदन की, सुमित्रानंदन की रचनाएं हैं सत्यकाम, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव, युगांत और
युगवाणी, मैंने कहा था ना युगान पे कंफ्यूज हो गई थी, उसमें हो गई थी मैं। ठीक है, क्या है, उत्तर सत्यकाम, उत्तरा कला और गुड़ाचांद, पल्लव युगांत और युगवाणी। और महादेवी वर्मा का हमको पता ही है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगित, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा। ठीक है, और रही बात केदारनाथ अग्रवाल की, तो इनका है युग की गंगा, लोक और आलोक, अपूर्वा, हे मेरी तुम, बोल बोला बोल, आत्मगंध एवं पुष्पदत्त, पुष्पदीप आदि। ठीक है, उसके अलावा 18 है, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ भी नहीं है। ये पंक्ति की रचयिता कौन है, तो ये भी अगे है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे के द्वारा ही लिखी गई है। किसकी, किस कविता के अंदर लिखी गई है, कलगी बाजरी। ठीक है, कलगी बाजरे की शीर्षक से उद्धृत है। कविता संग्रह जो है वो क्या क्या है अगे के, एक तो है हरिदास प्रशनबर, ठीक है, और उसके अलावा बावरा अहेरी। ये जब हम करेंगे ना आगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम साथ साथ हमारी क्लासेस यूनिट की भी तो चल रही है ना, उसके अंदर हम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, तो साथ साथ इनको नोट करते रहिए, रिवीजन में बहुत कम आएंगे। बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, ठीक है, बावरा अहेरी। ठीक है, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। और उसके अलावा देखिए, और हाँ, एक एक सजेशन है मेरे को आपका, आप यूनिट जो कर रहे हैं ना हम, वो देखने के बाद ही जो है वो पीवाईक्यूज देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पीवाईक्यूज भी साथ साथ कर रहे हैं और ये भी साथ साथ कर रहे हैं, साथ साथ कीजिए, लेकिन कैसे कीजिए कि पहले यूनिट देखिए, उसके बाद जो है वो पीवाईक्यूज देखिए। ठीक है, तो आपको फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, और साथ में हाँ पीवाईक्यूज लगाना जरूर, मैंने कहा ना कि जैसे ही हमारे नॉर्मल हमको जब एक मतलब वो मिल जाएगी ना एलिजिबिलिटी, जब हमको मिल जाएगी कि हम लाइव आ सकते हैं अपनी क्लास के साथ, जब मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगी ना, तब हम साथ के साथ किया करेंगे एक मॉक टेस्ट की तरह। ठीक है, आगे देखिए, विधि विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो किस काव्य संग्रह में है, लहर में। ठीक है, लहर का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1933। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं के, अन्य कविता की लाइन जो दिया है वो दी गई जरूर नहीं है। तो अंधा कुआं, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है, तो अंधा कुआं नाट्य कृति है लक्ष्मी नारायण लाल की। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल की अन्य रचनाएं क्या है, एक तो है मादा कैक्टस, एक है क्या बोलते हैं मिस्टर अभिमन्यु, सूखा सरोवर, रक्तमाल, कर्फ्यू, ठीक है, सूर्यमुख आदि। और धर्मवीर भारती की बात करें, धर्मवीर भारती का अंधा युग और नदी प्यासी थी। मोहन राकेश की लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, और सुरेंद्र वर्मा का है द्रौपदी सेतुबंद, ये चौथा ऑप्शन है ना, इसका है सेतुबंद, नायक, खलनायक, विदूषक, आठवां सर्ग, और एक दूनी एक, और कैदे हयात। ठीक है, ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है। आगे देखिए, मलिका, मलिका किस नाटक की पात्र है, तो मलिका है आषाढ़ का एक दिन के नाटक की पात्र। ठीक है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है आषाढ़ का एक दिन, और बहुत ही जो है वो आत्मसमर्पण और प्रेम वाला नाटक इसको बताया गया है। ठीक है, और मोहन राकेश के अन्य नाटक कौन कौन से, आषाढ़ का दिन हो गया, एक हो गया लहरों के राजहंस, और एक है आधे अधूरे, यस, आधे अधूरे, और उसके अलावा पैरों तले की जमीन। ठीक है, और रही बात माधवी की, तो माधवी जो है, ये माधवी नाटक और सूर्य के अंतिम किरण से पहले किरण तक और आठवां सर्ग जो है, ये एक ही व्यक्ति की रचना है, ये दे देती हूँ, आप बताओगे है किसकी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है, तो राजी सेठ की नहीं है, कौन सी कहानी राजी सेठ की नहीं है, तो इसके अंदर है जानवी। जानवी कहानी जो है वो किसकी है, राजी सेठ की नहीं है किसकी है, जनेन्द्र कुमार की। ठीक है, किसकी है, जनेन्द्र कुमार की। राजी सेठ की कहानियां कौन कौन सी, एक तो है समांतर चले हुए, एक जो है वो गलत होता पंचतंत्र, एक है अपने दायरे, और उसके अलावा अंधे मोड़ के आगे, उसके अलावा क्या है, अंधे मोड़ के आगे, और इसके अलावा क्या है, अनावृत कौन, अनावृत कौन, और तीसरी हथेली। ठीक है, और रही बात जनेन्द्र कुमार की, जनेन्द्र कुमार की कहानी कौन कौन सी है, एक तो है फांसी, फांसी है 1929 में लिखी गई, उसके बाद है वातायन 1930, नीलम देश की राजकन्या
नीलम देश की राजकन्या 1933। ठीक है, और उसके अलावा है जैसे कि एक रात दो चिड़िया, पाजेब, ध्रुव यात्रा, जय संधि, ये भी। उसके अलावा देखिए आधा गांव जो है, ये उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? तो आधा गांव उपन्यास में चित्रित जो है वो है गंगोली गांव। गंगोली गांव, गाजीपुर का गांव है ये गंगोली। ठीक है, और आधा गांव उपन्यास जो है वो लिखा किसके द्वारा गया है? तो ये लिखा गया है राही मासूम रजा के द्वारा। ठीक है, उपन्यास में चित्रित गांव है, और लिखा कब गया ये, सॉरी प्रकाशित कब हुआ? 1966 के अंदर। शिवपालगंज जो है ना, ये है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी से। शिवपालगंज किससे है? राग दरबारी से है। लिखा किसके द्वारा गया है ये? श्रीलाल शुक्ल के द्वारा। ठीक है, और मेरीगंज जो है वो मैलांचल से। मैलांचल लिखा किसके द्वारा गया है? रेणु के द्वारा, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। और बेलारी जो है वो किससे है? गोदान से। लिखा किसके द्वारा गया है ये? प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, मैलांचल का प्रकाशन वर्ष आप मुझे बताएंगे। गोदान का है 1936, राग दरबारी का है 1976 आई थिंक सो, मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, मैं बता दूंगी आपको। उसके बाद देखिए महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास जो है वो कौन सा है? तो वो है मैत्रेयी पुष्पा का गुना बेगुना। लिखा किसके द्वारा गया है? मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 2011। ठीक है, ग्लोबल गांव के देवता जो है वो किसका उपन्यास है? रणेंद्र का। रणेंद्र का उपन्यास है, आदिवासी जीवन कथा पर है, आदिवासी जीवन कथा पर आधारित है। मुन्नी मोबाइल जो है वो प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। मुझे बताइए, बिल्कुल नए नाम है आपके लिए, मेरे लिए एक्चुअल में खुद के लिए नए। और जिंदा मुहावरे जो है वो नासिरा शर्मा का। इसका है नासिरा शर्मा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसमें देश के विभाजन के बाद की कथा है, समझ की तरह। उसके बाद देखिए छप्पर। छप्पर के लेखक कौन है? छप्पर के लेखक हैं जयप्रकाश करदम। ठीक है, छप्पर लिखी कब की गई है? 1994 के अंदर लिखी गई। जयप्रकाश करदम की जो है ये रचना है। ठीक है, एक मैं थोड़ा एडजस्ट हो जाती हूँ, सेकेंड। हाँ, और ये क्या है? उपन्यास है, छप्पर है। छप्पर उपन्यास जो है वो किसके हैं? जयप्रकाश करदम के द्वारा लिखा गया, 1994 के अंदर लिखा गया है। ठीक है, इसके अंदर दलित विमर्श का जो है ये उपन्यास है। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि के कौन कौन से हैं? जूठन है, सलाम है, जूठन, सलाम, और घुसपैठिए या छतरी। घुसपैठिए को छोड़िए, इंपॉर्टेंट है छतरी। जूठन जो है वो कब लिखा गया? 1997 के अंदर लिखा गया। सलाम जो है वो 2000 के अंदर प्रकाशित हुआ, और छतरी जो है वो प्रकाशित हुआ था 2013 के अंदर। ठीक है, मोहनदास नेमिशराय के जो है इनकी है, एक तो है जख्म हमारे। ठीक है, और इसके अलावा है मुक्ति पर्व और वीरांगना झलकारी बाई। मुक्ति पर्व और वीरांगना झलकारी बाई को आप नोट कर लेना। और इसके अलावा है बाबा साहिब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, जख्म हमारे जो है वो 2011 में लिखा गया। मुक्ति पर्व और वीरांगना झलकारी बाई लिखा गया 2003 में, और बाबा साहिब अम्बेडकर जो है वो प्रकाशित हुआ 2013 के अंदर। ये सारे लिखे नहीं गए हैं, माफ कीजिएगा, ये 2013 में प्रकाशित हुए। वो फ्लो में से समझ, वो जो है गलती हुई थोड़ी सी। ठीक है, जयप्रकाश करदम के छप्पर के अलावा और कौन कौन से उपन्यास है? एक तो है करुणा, और उसके अलावा है छप्पर है ही, उसके अलावा है शमशान का रहस्य। ठीक है, शमशान का रहस्य। ठीक है, और रही बात सूरजपाल चौहान की, तो सूरजपाल चौहान का है, एक तो है हैरी कब आएगा। हैरी कब आएगा, उसके अलावा साजिश। ठीक है, और उसके अलावा छूत कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा एक और है टिल्लू का पोता और तेजकृत, ये उपन्यास। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? नहीं है, ठीक है नहीं, नहीं है। तो हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ जो है वो काव्य है। एक सेकेंड, हाँ, उसके अलावा देखिए
काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये भी है। और धर्म का रसात्मक अनुभूति का नाम ही भक्ति है, ये दोनों, तीसरा भी है चौथा भी है, ठीक है। और उसके अलावा है हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य, ये भी है। तो यानी कि काव्य एक अखंड तत्व शक्ति है जिसकी गति अमर है, ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। आगे देखिए, इनमें से कौन से एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? तो भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है स्ट्राइक, ठीक है। और इसकी अन्य एकांकियां कौन कौन सी है? एक तो है तांबे के कीड़े, तांबे के कीड़े, और इसके अलावा लोटरी, इसके अलावा श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, ठीक है। और हाँ, राजपूत की हार जो है वो है सुदर्शन के द्वारा लिखी गई, इसके द्वारा, सुदर्शन के द्वारा। लक्ष्मी का स्वागत जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है उपेंद्रनाथ अश्क के द्वारा, उपेंद्रनाथ अश्क के द्वारा। सबसे बड़ा आदमी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? भगवती चरण वर्मा के द्वारा। और स्ट्राइक हमको पता ही है भुवनेश्वर प्रसाद के द्वारा। आगे देखिए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसके रचयिता हैं राधा कृष्ण दास, ठीक है। और ये भारतेंदु बाबू का हरिश्चंद्र का जीवन चरित है, 1904 के अंदर प्रकाशित हुआ था ये, ठीक है। और भारतेंदु की जीवनी जो है इसके अंदर है, ठीक है। और उसके अलावा बात की जाए तो हाँ, बस इतना ही है। शिशु संवेदना की कहानी कौन सी नहीं है? तो एक तो नादान दोस्त है, चोरी भी है और कजाकी भी। ये जो दो सखियां है ना, ये नहीं है किसके? ये पत्रात्मक शैली की कहानी, ठीक है, पत्रात्मक शैली की कहानी, दो सखियों के बीच में कोई पत्र वार्तालाप हुआ होगा, उसकी कहानी, ठीक है। उसके अलावा नादान दोस्त, चोरी और कजाकी, ये तीनों ही किसकी हैं? प्रेमचंद की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो विभक्ति विचार किसके द्वारा लिखी गई थी? गोविंद नारायण के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। हिंदी व्याकरण ग्रंथ है ये, क्या है? हिंदी व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। और इसके अलावा क्या है? हाँ, गोविंद नारायण मिश्र जो है वो सार सुधा निधि पत्र, एक सार सुधा निधि करके पत्र था, उसके अंदर जो है वो ये क्या करते थे? सार सुधा निधि पत्र के अंदर सामयिक और साहित्यिक लेख जो है वो ये लिखा करते थे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये कथन है प्लेटो का, ठीक है। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का जो है वो प्रमाण है, ठीक है। प्लेटो का दर्शन था, तो प्लेटो के दर्शन के अंदर पांच जो है वो मिलते हैं, क्या मिलते हैं? 5 विषय मिलते हैं, ठीक है। 5 विषय मिलते कौन कौन से हैं? सबसे पहला मिलता है आदर्श राज्य की अवधारणा, सबसे पहला मिलता है आदर्श राज्य की अवधारणा, ठीक है। दूसरा मिलता है आत्मा की अमरत्व सिद्धि, आत्मा की अमरत्व सिद्धि। तीसरा है प्रत्यय सिद्धांत, ये भैया लिख लेना, ठीक है, पहले ही बता रही हूँ, नोट कर लेना। तीसरा है प्रत्यय सिद्धांत, और चौथा है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। और पांचवा जो है वो यहाँ लिख रही हूँ मैं, वो है सृष्टि शास्त्र, ठीक है, सृष्टि शास्त्र। आगे देखिए, जादुई यथार्थवाद, मैजिकल रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंच रो ने, ठीक है, फ्रेंच रो ने किया था सबसे पहले। और सौंदर्य फिक्शन की एक शैली जो है इसे माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए कि इनमें से कौन सा मार्क्सवादी विचारक नहीं है? तो जोसेफ एडिसन जो है वो मार्क्सवादी विचारक नहीं है। मार्क्सवादी विचारक कौन है? लुकाच है, रोल्फ फॉक्स भी है, कोडवेल भी है, इसके अलावा एंगल्स भी है और क्रिस्टोफर भी है, ठीक है। और मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिपादक थे ये। और इसकी जो प्रमुख पुस्तक भी मानी जाती है एक, वो मानी जाती है
दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल जो है इसकी एक प्रमुख पुस्तक मानी जाती है मार्क्सवादी विचारधारा की। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी और अरस्तु की आदर्शपरक। गलत है। प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्शपरक थी। गलत है। उसके अलावा देखिए, प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी और अरस्तु की यथार्थपरक। ये सही। प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि यथार्थपरक थी। गलत है। प्लेटो जो है ना वो आदर्शपरक यानी कि अच्छे को सोच के चलते थे कि एक दिन जाकर सब ठीक हो जाएगा। अरस्तु जो वो रियलिटी में जीते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। अरस्तु का ये मानना था। आगे देखिए, विरोधों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। ये किसकी धारणा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की है। ये 2015 से लेकर 2000 आप मान के चलिए करीब 2018-19 तक आपको जो है ना ऑलमोस्ट धारणाएं और ऑलमोस्ट कोटेशन जो है ना वो रामचंद्र शुक्ल की मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल की है ये। और आगे देखिए, सवकी या नायिका का भेद जो है वो कौन सा नहीं? सवकी या नायिका का भेद कौन सा नहीं है? तो सवकी या नायिका का भेद इसके अंदर नहीं है। वाक सज्जा, ज्यादा बोलना, वाक सज्जा, वाणी को सजा सजा के बोलना सवकी या नायिका के नहीं होते। सही, सवकी या नायिका के भेद कौन कौन से? मध्य, मुग्धा और प्रोढ़ा। और परकीय जो होती है, परकीय नायिका जो भेद होती है उसका कौन सा होता है? ऊढ़ा और अनूढ़ा। ठीक है, आगे देखिए, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य जो हैं वो कौन है? ध्वनि सिद्धांत के आचार्य कौन है? आनंदवर्धन। ठीक है, और सभी ध्वनि सिद्धांत के वो है आनंदवर्धन है। वामन जो है ना वो है रीति सिद्धांत के। वामन है रीति सिद्धांत के। और मम्मट का कोई सिद्धांत नहीं था। और विश्वनाथ जो है उनका भी कोई खास सिद्धांत जो है वो नहीं दिया गया। आगे देखिए, संवेदनशीलता का एहसाचार्य, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की यह अवधारणा जो है वो किसकी है? तो ये है टीएस इलियट की। ठीक है, और टीएस इलियट के अन्य और प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, और इसके अलावा परंपरा का सिद्धांत। ठीक है, और उसके अलावा वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत। ठीक है, कौन कौन से? निर्व्यक्तिकता सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत और वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत और संवेदनशीलता का एहसाचार्य। ठीक है, और उसके अलावा टीएस इलियट जो है ना इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1948 में। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? द वेस्टलैंड के लिए। एक पुस्तक थी इनकी द वेस्टलैंड करके, वेस्टलैंड करके एक पुस्तक थी, उसके अंदर 1948 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? टीएस इलियट को। आगे देखिए, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो वो है मेरा परिवार। ठीक है, और महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं तो मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, समृद्धि की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां आदि। ठीक है, अतीत के चलचित्र जो है ना माफ कीजिए, समृद्धि की रेखाएं जो है, इनके अलावा एक और है श्रृंखला की कड़ियां, जिनके अंदर इनके नारी विषयक विचारधाराएं। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां। आगे देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? तो वो मानी गई है 10। 10 कौन से? वो मैं आप ना प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि ये इसके अंदर लिखे नहीं जाएंगे, और मेरे हिसाब से अगर मैं इसको लिखने बैठूंगी तो टाइम भी बहुत लग जाएगा। कौन कौन से मैं प्यार से आराम से बोल देती हूँ। देखिए, सौशोधवाच्यत्व, एक काम करेंगे, हम जो काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको अलग से करवा दूंगी। ठीक है, एक बार आप ये कर दीजिए। उसके बाद देखिए, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मनुकदास। ठीक है, किस प्रकार से? कबीरदास का जन्म हुआ 1398 में। ठीक है, गुरु नानक का जन्म हुआ 1496 के अंदर। ठीक है, दादू दयाल का जन्म हुआ 1544 के अंदर, और मलुकदास का जन्म हुआ 1574 के अंदर। ठीक है, ये जो है हमारी ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम कौन सा होगा? इसके अंदर सबसे पहले आएगी रसिक प्रिया, उसके बाद आएगा कवि कुलपत्रु, यानी इसका ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया कब लिखी गई? 1591 के अंदर। किसके द्वारा लिखी गई? केशवदास के द्वारा। ठीक है, कवि कुलपत्रु जो है वो लिखी गई 1650 में। किसके द्वारा? चिंतामणि के द्वारा। ठीक है, ललित ललाम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? मतीराम के द्वारा। लिखी कब की गई? 1659 के अंदर। ठीक है, अलंकार माला जो है वो लिखी गई सूरती मिश्र के द्वारा। लिखी कब की गई? 1709 में। ठीक है, आगे देखिए, टीएस इलियट की आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो टीएस इलियट जो है
इसकी सही अनुक्रम जो है इसका है द सेक्रेड वुड, ठीक है, एलिजाबेथेन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न। सेक्रेड वुड जो है वो लिखा गया 1920 के अंदर, ठीक है। एलिजाबेथेन एसेज जो है वो लिखा गया 1932 के अंदर। सेलेक्टेड एसेज जो है वो लिखा गया 1934 के अंदर, और एंशिएंट एंड मॉडर्न एसेज एंशिएंट मॉडर्न लिखा गया 1936 के अंदर, ठीक है। आगे देखिए नाट्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आएगा हमारा अभिनव भारती, इसका ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। अभिनव भारती, दश रूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। अभिनव भारती किसके द्वारा लिखा गया है? अभिनव गुप्त के द्वारा। लिखा कब गया? 10वीं शताब्दी के अंदर। दश रूपक जो है वो लिखा गया धनंजय के द्वारा, धनंजय के द्वारा। लिखा कब गया? 10वीं शताब्दी के अंदर। नाट्य दर्पण जो है वो लिखा गया है रामचंद्र और गुणचंद्र के द्वारा, रामचंद्र और गुणचंद्र के द्वारा। लिखा कब गया? 12वीं शताब्दी के अंदर। और भाव प्रकाशन जो है वो लिखा गया शारदा तनय के द्वारा। लिखा कब गया? 13वीं शताब्दी के अंदर, ठीक। अगला है निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम क्या है। तो सही इसका कालानुक्रम है हमारा, एक सेकंड दीजिए मेरे को, सिर्फ एक सेकंड, ठीक है, एक। हाँ, तो सही अनुक्रम जो है इसका है ये प्रेमचंद और उनका युग, जनांतिक, उसके बाद मुक्तिबोध, ज्ञान और शमींद्र और कवि कह गया है, ठीक है। प्रेमचंद और उनका युग जो है वो लिखा किसके द्वारा गया है? रामविलास शर्मा के द्वारा। लिखा कब गया है? वो लिखा गया है 1952 के अंदर, ठीक है। जनांतिक जो है वो लिखा गया है नेमीचंद्र जैन के द्वारा, नेमीचंद्र जैन के द्वारा। लिखा कब गया? 1981 में। मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना लिखा गया है नंद किशोर, अवस्थी नहीं है ये, नंद किशोर नवल के द्वारा, ठीक है। लिखा कब गया? 1993 को। और कवि कह गया है वो लिखा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा, अशोक वाजपेयी के द्वारा। लिखा कब गया? 2000 के, ठीक है। आगे देखिए हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम जो है इसका वो है ये, सबसे पहले रसराज, फिर श्रृंगारनिर्णय, फिर रसिकानंद और फिर रसकलश, ठीक है। रसराज लिखा किसके द्वारा गया है? मतीराम के द्वारा। कब लिखा गया? 1663 के आसपास। श्रृंगारनिर्णय जो है वो लिखा गया है भिखारी दास के द्वारा, ठीक है। लिखा कब गया है? 1750 में। रसिकानंद का जो है लिखा तो ग्वाल कवि के द्वारा गया है, लेकिन इसका जो है वो नहीं मिलता है, प्रकाशन वर्ष नहीं मिलता है, ठीक है। और रस कलश जो है वो लिखा गया हरिओद के द्वारा। कब? 1940 के द्वारा। मैं रस कलश में बहुत कंफ्यूज होती थी, आज भी होती हूँ, सच बताती हूँ आपको, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ रस कलश में। मेरे को आज भी नहीं याद रहता कि ये हरिओद का है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से रट लो, लगता भी है भाई, ये नाम से ही लगता है रस कलश, जैसे एक टाइप से रीतिकाल या आदिकाल की रचना, ऐसा लगता है, ठीक है। आगे देखिए नाटकों का सही अनुक्रम जो है, माफ कीजिए, कहानी संग्रह का सही अनुक्रम पूछा है। तो सबसे पहले आएगा हमारे छाया, फिर पुष्पलता, फिर चित्रशाला और फिर चिंगारियां, ठीक है। छाया जो है वो है किसका? प्रसाद का, ठीक है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1912। पुष्पलता जो है वो सुदर्शन के द्वारा लिखा गया, इसके द्वारा? सुदर्शन के द्वारा। कब? 1919 में। चित्रशाला किसके द्वारा लिखा गया है? भाग 1 लिखा गया है, ये लिखा गया है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखा गया, ये याद रखना, ठीक है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा 1924 के अंदर। और चिंगारियां जो है वो है पांडे बिचन शर्मा उग्र की, देखिए कब की गई? ये 1923 के अंदर लिखा गया, ठीक है। आई नो ये ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, ये एनटीए के द्वारा ना ड्रॉप किया गया था क्वेश्चन बाद में, ठीक है। ओके आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है सही क्रम क्या है। तो नाटकों का प्रकाशन वर्ष पूछा तो सबसे पहले आएगा डॉक्टर, फिर आएगा कर्फ्यू, फिर आएगा कबीरा खड़ा बाजार में, फिर आएगा कोर्ट मार्शल, ठीक है। डॉक्टर जो कोर्ट मार्शल जो है वो लिखा गया है स्वदेश दीपक के द्वारा, स्वदेश दीपक के द्वारा। लिखा कब गया? 1991 के अंदर। हाँ, तो डॉक्टर जो है वो लिखा गया है विष्णु प्रभाकर के द्वारा, विष्णु प्रभाकर के द्वारा 1958 में, ठीक है। कर्फ्यू जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है,
1972 में। ठीक है, और कबीरा खड़ा बाजार में ये लिखा गया है भीष्म साहनी के द्वारा। लिखा कब गया है? 1981 के अंदर। और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक के द्वारा 1991। ठीक है, उसके बाद देखिए निर्मल वर्मा के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम जो है हमें करना है। तो सही अनुक्रम कौन सा है? इसका ऑप्शन है शब्द और समृद्धि, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए और आदि और अंत और आरंभ। ठीक है, तो शब्द और समृद्धि कब है? 1976। ठीक है, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985 और आदि अंत और आरंभ 2001। ठीक है, अगला देखिए प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है उर्वशी, झरना, लहर और आंसू। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले लहर के बारे में तो पढ़ के ही आए ना। उर्वशी कब लिखा गया? 1909 के अंदर। झरना कब लिखा गया? 1918 के अंदर। आंसू कब? 1925 के अंदर। और लहर जो है वो 1933 के अंदर। 1925 और 1933। ठीक है, मैंने इसको कैसे किया? 9 साल की उर्वशी 18 झरनों के पास 25 साल तक आंसू बहाती है, जहां जिससे 33 लहरें बन जाती है। मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि 9 साल की उर्वशी 18 झरनों के पास 25 साल तक आंसू बहाती है, जिससे 33 लहरें बन जाती है। ठीक है, आगे देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है इसका सबसे पहले रश्मिरथी, फिर कनुप्रिया, फिर लोकायतन और फिर आत्मजयी। है किसकी रचना? रश्मिरथी तो हम सबको पता है, दिनकर की, 1952, और ये हमारे सिलेबस के अंदर भी। उसके बाद है कनुप्रिया। कनुप्रिया किसकी है? धर्मवीर भारती की है। लिखी कब की गई है? 1959 के अंदर। लोकायतन किसकी है? पंत की। लिखी कब की गई? 1964 की। और आत्मजयी किसकी है? कुंवर नारायण की। किसकी? कुंवर नारायण की। लिखी कब की गई? 1965 की लिखी गई। ठीक है, अब आगे देखिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम इसमें रहेगा प्रगति और परंपरा, अद्यतन, अंगद की नीति, यत्र तत्र सर्वत्र। ठीक है, प्रगति और परंपरा है किसका? यह है रामविलास शर्मा का। ठीक है, लिखा कब गया? 1949 में। ठीक है, अद्यतन जो है वो कब लिखा गया? अज्ञेय के द्वारा लिखा गया 1977 में। अंगद की नीति किसके द्वारा लिखा गया? विद्यानिवास मिश्र के द्वारा। ठीक है, और लिखा कब गया? 1984 में। यत्र तत्र सर्वत्र किसके द्वारा लिखा गया? शरद जोशी के द्वारा लिखा गया। लिखा कब गया? 2000 ईस्वी में। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम, ये सबसे पहली बात तो ये जगदीश चंद्र के उपन्यास है, ये बात याद रखें। सबके सब किसके हैं? माफ कीजिए, एक मिनट, थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, सॉरी, अगले जगदीश चंद्र के हैं, यहाँ कंफ्यूज हो गई। तो उपन्यासों का सही अनुक्रम जो है वो क्या रहेगा इनका रहेगा देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना और तमस। ठीक है, देशद्रोही जो है वो है किसका? यशपाल का। कब प्रकाशित हुआ? 1943 के अंदर। ठीक है, नदी के द्वीप किसका है? अज्ञेय का। प्रकाशित कब हुआ? 1951 के अंदर। शहर में घूमता आईना किसका है? अश्क का। कब प्रकाशित हुआ? 1963 के अंदर। ठीक है, तमस जो है वो किसका है? भीष्म साहनी का, हमारे सिलेबस के अंदर भी है ये। और कब प्रकाशित हुआ? ये 1973 के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम है इसका यादों का पहाड़, धरती धन अपना, मुट्ठी भर कांकर और नरक कुंड में वास। धरती धन अपना हमारे सिलेबस के अंदर लगा हुआ ही है। ठीक है, यादों का पहाड़ जो है वो कब लिखा गया? 1966 के अंदर। धरती धन अपना कब लिखा गया? 1972 के अंदर। मुट्ठी भर कांकर लिखा गया 1976 के अंदर। और नरक कुंड में वास लिखा गया 1994 के अंदर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इनका है सबसे पहले आएगा मृगनयनी, फिर एकदा नैमिषारण्य शारण्य और अनामदास का पोथा और अभिज्ञान। ठीक है, मृगनयनी किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा। कब? 1950 के अंदर। ठीक है, एकदा नैमिषारण्य किसके द्वारा लिखा गया? 1972 में नागर के द्वारा, अमृतलाल नागर के द्वारा। ठीक है, अनामदास का पोथा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, लिखा कब गया? 1976 के अंदर। और अभिज्ञान जो है वो किसका है? ये है नरेंद्र कोहली का। नरेंद्र कोहली। लिखा कब गया? ये 1981। ठीक है, साथ के साथ नोट करते हुए चलना बेटा। ठीक है, आगे ना ये देखिए, ये है तर्क वाले क्वेश्चन, जो पिछले वाले में भी मैंने स्किप कराया था, इसमें भी कराया। बहुत कम आते हैं, बहुत ज्यादा कम आते हैं। इनकी जगह है ना इन्होंने 10
क्वेश्चन जो है वो कर दिए हैं, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ वाले कर दिए हैं, तो इनको हम स्किप करने वाले हैं। ठीक है, हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, इसके 75 क्वेश्चन। तो निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करें अगर सबंगी की, ये सर्वंगी नहीं है, सबंगी, तो किसका है, रज्जब का है। ठीक है, और ज्ञानबोध, ज्ञानबोध किसका है, मलुकदास का। ठीक है, इलिमिनेशन स्टैंडर्ड यूज करना है हमको। अगर हमको पहली बात तो मिलान वाले क्वेश्चन इतने ऑलमोस्ट गलत होते नहीं है, हो भी रहे ना, तो अगर एक का हमको पता है तो हम ऑलमोस्ट मिलान वाले सही कर पाते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ऑप्शन के दो ऑप्शंस के अंदर दिए हुए होते हैं, सेम सेम आंसर दिए होते हैं, तो उसको भी जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। ठीक है, तो आपको कम से कम मिलान वालों के अंदर एक या दो, एक तो है ही है, दो रचनाएं जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको दोनों रचनाएं पता है तो आप मिलान वाले क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो हाँ, ए का 3 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन, ए का 3। बी का 1 ज्ञानबोध, प्रेम प्रकाश किसके द्वारा लिखित है, धरणीदास के द्वारा, और शब्द सागर जो है किसके द्वारा लिखी गई है, बूला साहब के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले आती है इश्कलता। मेरे को एक्चुअल में मेरे को याद क्या है, एक तो है घनानंद, घनानंद की है इश्कलता, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। ठीक है, और रसराज जो है वो किसकी है, मतीराम की। तो बी का 3 और डी का 2, बी का 3 डी का 2, बी का 3 ये। ठीक है, बी का 2 है लेकिन बी का 3 है। उसके बाद देखिए भूषण, भूषण का क्या है, भूषण का है रस सारांश। और रही बात सुरति मिश्र की, तो सुरति मिश्र को भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, रस रत्नाकर। ठीक है, इसके अंदर रस रत्नाकर की जो इसके अंदर प्रकाशन वर्ष बताया गया है वो 1711 बताया गया है। ठीक है, रसराज जो है वो बताया गया है 1663 के आसपास, और रस सारांश जो है वो बताया गया है 1742 के आसपास, 1742 के आसपास। ठीक है, इश्कलता का नहीं बताया हुआ। आगे देखिए, रीतिकाल की निम्नलिखित खड़ी बोली गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले सुरासुर निर्णय, जो किसके द्वारा लिखा गया है, सुरासुर निर्णय मुंशी सदासुख लाल के द्वारा लिखा गया। ए का 5 कहीं है, हाँ देखिए, अगर मिलान वाले में एक ठीक हो जाता है फिर सारे सही हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो सुरासुर निर्णय मुंशी सदासुख लाल नियाज, सदासुख लाल नियाज के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, भाषा योग विशिष्ट किसके द्वारा लिखा गया है, राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा। भाषा पदम पुराण किसके द्वारा लिखा गया, दौलत राम जैन के द्वारा। और चिद्य विलास किसके द्वारा लिखा गया है, दीपचंद जैन के द्वारा। ठीक है, और प्रिय प्रवास का हम सबको पता ही, माफ कीजिए, जो ये हरियोध, ये हरि जी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हरियोध आएगा। ठीक है, हरियोध का क्या है, प्रिय प्रयास, खड़ी बोली के अंदर। और सबसे पहला प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है खड़ी बोली का। निशा निमंत्रण किसके द्वारा लिखा गया है, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ए का 2, ए के 2 से ही ये देखो आ गया। उसके बाद प्रभात फेरी जो है वो नरेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल, और जीवन के गान किसके द्वारा लिखा गया है, शिव मंगल सुमन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, निशा निमंत्रण लिखा कब गया, 1938 के अंदर। प्रभात फेरी कब लिखा गया, 1938 के अंदर ये लिखा गया। नींद के बादल 1947 के अंदर, और जीवन के गान 1940 के अंदर। है किसके द्वारा जीवन का गान, शिव मंगल सुमन के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भारत दुर्दशा किसके द्वारा लिखा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ठीक है, और रुक्मणी परिणय किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय है ना, हाँ जी। ठीक है, ए का 3 और सी का 5, सी का 5 ए का 3, ये रहा ऑप्शन 2। ठीक है, बी का 4 है मयंक मंजरी किसके द्वारा, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। और सीता वनवास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, ज्वाला प्रसाद मिश्र के द्वारा। एक बात बता देती हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हैरानी होगी आपको जान के। अभी जो 2025 का अभी जो पेपर हुआ है ना, इसके अंदर ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, उनका यू रिपीट हुआ है, समझे आप। सिर्फ भारत दुर्दशा शायद नहीं था उसके अंदर, एक अलग था, रुक्मणी परिणय का हरियोध था ही, और सीता वनवास भी था। ठीक है, जब हम 2025 का करेंगे मैं आपको दिखा भी दूंगी। अब आगे देखिए, कहानियों की, एक मिनट, एक चीज और, भारत दुर्दशा जो है वो कब लिखा गया, 1876 के अंदर। ठीक है, मयंक मंजरी कब लिखा गया, 1891 के अंदर। रुक्मणी परिणय कब लिखा गया, 1894 के अंदर। और सीता वनवास कब लिखा गया, 1895 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, कहानी को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले आते हैं गुलबहार। गुलबहार किसका है, किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। 11 वर्ष का समय किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, और कुंभ में छोटी बहू किसके द्वारा लिखी गई है, बंग महिला के द्वारा, राजेंद्र बाला घोष के द्वारा। तो देखिए, ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, दो ऑप्शन में आ गया, ए का 4 बी का 3। लेकिन
क्या बोलते हैं, डी का जो है वो 5, तो ये ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और पंडित और पंडितानी किसके द्वारा है, गिरिजादत्त वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, गुलबहार कब लिखी गई, 1902 के अंदर। 11 वर्ष का समय कब लिखा गया, 1903 के अंदर। पंडित और पंडितानी कब लिखा गया, 1903 के अंदर। रुकू में छोटी बहू कब लिखा गया, 1906 के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, निबंध संग्रह को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। आस्था और सौंदर्य किसका है, आस्था और सौंदर्य जो है वो है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, रेती आलोक पर्व जो है वो लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो बी का 4 और डी का 2, बी का 4 डी का 2, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, साहित्य का श्रेय और प्रेम जो है वो लिखा गया जनेंद्र कुमार के द्वारा, और ऋतिक फूल लिखा गया है दिनकर के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट जो है वो लिखा गया वर्ड्सवर्थ के द्वारा। बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा गया है कोलरिज के द्वारा, शायद कोलरिज के द्वारा, हाँ कोलरिज के द्वारा ही लिखा गया है। एस्थेटिक जो है वो लिखा गया है रिचर्ड्स के द्वारा, नहीं माफ कीजिए क्रोचे के द्वारा। तो द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स जो है वो लिखा गया है रिचर्ड्स के द्वारा। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स लिखा कब गया, लिरिकल बैलेट्स लिखा गया 1798 के अंदर। बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा गया 1817 के अंदर। एस्थेटिक लिखी गई 1909 के अंदर, और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक लिखी गई 1922 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, नया साहित्य नए प्रश्न किसके द्वारा लिखा गया, नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ए का 4। उसके बाद रस सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया, नगेंद्र के द्वारा लिखा गया। मार्क्सवादी चिंतन साहित्य लिखा गया शिव कुमार मिश्र के द्वारा। रोमांटिक साहित्य शास्त्र लिखा गया है देवराज उपाध्याय के द्वारा। ठीक है, नए साहित्य नए प्रश्न लिखा कब गया, 1955 के अंदर। ठीक है, रस सिद्धांत कब लिखा गया, 1964 के अंदर। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास और साहित्य लिखा गया 1973 के अंदर। रोमांटिक साहित्य शास्त्र इतिहास और संस्कृति ये लिखा गया 2010 के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो उज्जवल नीलमणि लिखा गया है रूप गोस्वामी के द्वारा, एक 3। कुवल्यानंद जो है वो लिखा गया आपे दीक्षित के द्वारा। साहित्य दर्पण जो है वो लिखा गया है विश्वनाथ के द्वारा, और रस गंगाधर जो है वो लिखा गया है पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा। सेकंड, पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया है रस गंगाधर। अब ये आगे देखिए, रूप गोस्वामी जो है इनका समय जो है वो क्या है, 16वीं सदी था, और अभय दीक्षित का समय कब था, 16वीं था। ठीक है, विश्वनाथ का 14वीं सदी माना जाता है, और पंडित जगन्नाथ का कब माना जाता है, 17वीं सदी माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं, और आज की क्लास भी इसी के साथ हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट पीवाई की सीरीज में मैं लेने वाली हूँ 2015 का दिसंबर का द्वितीय क्वेश्चन पेपर। ठीक है, दिसंबर का, अभी हम जून के दोनों क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं, 2015 का द्वितीय प्रश्न पत्र जो है हम करने वाले हैं। हाँ, मेरे को पता है एक चीज, आई थिंक जो आप जब मेरा ये वीडियो जब देखोगे तो आप एक चीज जरूर सोचोगे, वो आप ये सोचोगे कि मैम तो देख देख के करवा रही है, और ये आपको थोड़ा सा दृष्टिगोचर भूल लगेगी कि हाँ ये तो मानवीय भूल है। लेकिन एक बात आपको बता देती हूँ कि 75 क्वेश्चन की जो है 75 क्वेश्चन ऑल ऑफ अबव मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो मुझे देख के ही करवाने पड़ेंगे, चाहे वो मैं फिर बुक से देख के करवाऊँ या चाहे कहीं से भी करवाऊँ, किसी तरह से कराऊँ, लेकिन डिटेल मेरे को करवानी पड़ेगी। और हाँ, अगर मैं इसके अंदर डिटेल डाल दूंगी तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, और वो फिर आपको बोरिंग लगेगी, क्योंकि आप फिर सीधा बोलोगे कि आपने डिटेल तो इसके अंदर डाली कि हम खुद ही पढ़ लेंगे, आप पीडीएफ दे दीजिए हमको। ठीक है, वो चीज़ अलग लगेगी। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास को में हम जो है वो 2015 द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो दिसंबर का लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्लास कोशिश करूंगी कल डालने की, अगर कल नहीं डलती तो परसों जो है वो इसका पीवाईक्यू मैं जो है डाल दूंगी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को हम करते हैं खत्म। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम मुझे देने के लिए। अगर आपको कोई भी सजेशंस वगैरह मुझे देने हो तो आप मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ बता सकते हो। और उसके अलावा आप मुझे अगर पर्सनल सजेशन आपको कोई है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई फीडबैक देना हो क्लास के अलावा, और या फिर कोई मुझसे कोई गलती हो गई हो या कोई सजेशंस आपको देने हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने रिव्यूज जो है वो जरूर डालिएगा। इसके साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। आप सब अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।